तो भूपेश बघेल के कार्यकाल का यह आखिरी बजट माना जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि भरोसे का बजट है। बजट पेश कर दिया गया है, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वो घोषणाएं भी लगातार आपको IBC 24 दिखा रहा है और चूंकि अब प्रतिक्रियाएं भी लगातार निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है और इससे पहले कभी इस तरह का बजट पेश नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक कह रहे हैं कि जनता के भरोसे को छलने का काम किया है और सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं और कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि चुनावी साल है लिहाजा अब की गई। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट पेश कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय है वो 10,000 रुपए किया गया है। बेरोजगारी भत्ते का ऐलान इससे पहले भी हालांकि सरकार ने किया था, लेकिन अब चूंकि इसमें एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब बजट में किया गया है। 2500 रुपए शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, हमारे साथ में अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और साथ ही मीडिया सेल को भी देखते हैं। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए अश्विन गर्ग साहब हैं जो कि उद्योगपति हैं और लखन चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं और साथ ही हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ मितुल कोठारी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली, जाना चाहेंगे आपसे कि भरोसे का बजट इसे बताया जा रहा था, अब बजट पेश कर दिया गया है, क्या राय है आपकी? देखिए 100% भरोसे का बजट है। भूपेश है तो भरोसा है। जिस प्रकार इन 4 वर्षों में जन लोक कल्याणकारी कार्य सरकार ने किए हैं और वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। ये बजट केंद्र सरकार की बजट के जैसे हवा वाला बजट नहीं है, ये जमीन पे दिखने वाला बजट है जो कि दिख रहा है। इसमें हर वर्ग का, प्रदेश के किसान का, युवा का, बेरोजगारों का, माताओं का, बहनों का, कर्मचारियों का, हर वर्ग का देखिए इसमें ध्यान रखा गया है और एक बहुत ही शानदार बजट बनाया गया है। कहा जाता था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कब देंगे, मुझे मालूम है इस डिबेट में ये बात 100% आएगी। उसके पहले ही मैं बोल दूं कि भाई हमने रोजगार देने का काम किया है इस प्रदेश में और हम तो ये चाहते हैं कि बेरोजगारी रहे ही ना। उसके बावजूद यदि आधा फीसदी इस प्रदेश में बेरोजगारी है तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को आने वाले 2 वर्षों तक 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। आंगनबाड़ी की हमारी बहनों के लिए देखिए मानदेय में वृद्धि की गई, 10,000 रुपए। मध्याह्न भोजन रसोइयों को 1800 रुपए किया गया मानदेय। ग्राम पटेल को जो 2,000 मिलता था उसका 3,000 रुपए किया गया। राज्य के पर्व त्योहार आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्डों के मानदेय में वृद्धि की गई। CM कन्या विवाह जो होता है, मुख्यमंत्री का विवाह योजना जो है उसमें 25,000 रुपए दिए जाते थे, उसको जस्ट डबल करते हुए 50,000 रुपए किया गया। 100 नवीन आपकी ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाने का बजट में घोषणा की गई है। नवा रायपुर से दुर्ग तक के लाइट मेट्रो चलाने की ये सारी घोषणाएं लगातार हमने दिखाई और आप ये कह रहे हैं कि ये भरोसे का बजट है और आम जन को ध्यान में रखकर इस बजट का ऐलान किया गया है। इस बीच हमारे पास में कुछ तस्वीरें भी आई थी, हम जाएंगे अगर तस्वीरें हैं तो बताएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू किया है, चूंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है उसके बाद जश्न की स्थितियां हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। मैं जानना चाहूंगा आपसे इन सबके बीच अमित चिमनानी जी क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? हमने पार्टी के तमाम विधायकों से भी बातचीत करने की कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि छला गया है लोगों के भरोसे को, क्या कहेंगे? कांग्रेस के विधायक ये कहते हुए पाए गए कि इससे अच्छा बजट पहले कभी नहीं आया, मतलब 4 साल अपनी नाकामी को खुद इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इस बजट पे मैं आता हूं। ये बजट प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। आज लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, चूंकि ये चुनाव के पहले का आखिरी बजट है, सरकार अपने किए गए वादों को न पूरा कर पाने के लिए माफी मांगेगी और उनके लिए प्रावधान करेगी। जनता अब दूरबीन लेके इस बजट में ढूंढ रही है कि संपत्ति कर क्यों नहीं माफ हुआ भाई, उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया। जनता अब ये बजट में ढूंढ रही है कि 20 लाख का जो मुफ्त इलाज मिलने वाला था हर व्यक्ति को, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का नाम दिया गया। राहुल गांधी जी यहां आए, यहां का दल थाईलैंड घूमने गया पहले ही साल, 5वें साल तक वो स्कीम लागू नहीं हुई। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी का वादा था, लेकिन बजट में अब देखिएगा कि शराबबंदी से जो आय इनको होने वाली है उसमें कितने जीरो लगे हैं। वो गिनिए कांग्रेस के नेताओं, आपने कितना झूठ बोला है और फिर से 5.5 से 6,000 करोड़ रुपए की शराब आप बेचने वाले हैं। आप वादा कुछ करते हैं, पूरा नहीं करते, फिर नए वादे करने आ जाते हैं। अब बेरोजगारी भत्ते की बात देखिए,
ये सरकार का विजन देखिए, इनकी सोच देखिए। जिसने वादा किया भत्ते का वो शुरू के 1-2-3 साल भत्ता देती और फिर बेरोजगारी को खत्म कर देती, तब इस सरकार को माना जाता कि कोई सोच है युवाओं के लिए। अब इन्होंने 4 साल भत्ता नहीं दिया, आखिरी साल में भत्ता देके ये बता रहे हैं कि भैया हम नौकरी नहीं दे सकते, हमारे पास निवेश बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए साधन नहीं है। पहले उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास इसीलिए हम भत्ता देंगे। और उस भत्ते को देते हुए एक बात और स्वीकार कर ली कि जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े थे जो इन्होंने प्रस्तुत किए थे 0.04%, होते कितने बेरोजगार हैं? दो चीजों पे बोलने की बीच में नहीं। अरे आपके पास उनकी बात अभी इस तरीके देख रही है। नितिन जी पोल खुलना शुरू हुई है। अभी रुक जाओ, आपकी बारी में बीच में नहीं बोले थे हम। जी, आपने बजट का जो प्रावधान किया, नितिन जी हमको बताएं कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, उससे यह तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आज लाखों बेरोजगार हैं। आपने कितने झूठ बोले हैं। वादों के विपरीत बजट है, झूठा बजट इसीलिए है क्योंकि केवल 6 महीने सरकार के पास हैं काम सावन करने के अंधे हैं। मैं इस बजट आप बीच में इसीलिए बोल रहे हैं सावन के अंधे हैं, इनको सब जगह हरा ही हरा आपकी दिखता पोल है। न खुले, आपको चलो, ऐसा लगता ये है। बता दो बेरोजगारी भत्ते पे बड़ा मैं बम बोल बना के बात कर रहे हो। ठीक। हम देने की बात करते हैं। अच्छा, मैं पहले बेरोजगारी भी बेरोजगारी अच्छा, सुनिए ना, मैं आपकी सरकार बनने से पहले 2003 का घोषणा पत्र उठाइए, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता पहले एक बार प्रतिक्रिया सबसे ले प्रति लूं। माह देंगे। मैं बोलूंगा 10,000 रुपया प्रति वर्ष एक युवा का, एक बेरोजगार का निकलता है। अब 40 लाख से काउंट कर लीजिए। हमारे साथ में और भी गेस्ट हैं। झूठ बोल अच्छा, रहे हैं। ठीक है, ऐसा डिबेट नहीं होगा। 10 सेकंड मैं आ रहा हूं। 10 सेकंड नहीं, मेरी बात खत्म क्योंकि नहीं मुझे होती। सबसे बस 10 प्रतिक्रिया सेकंड, जी 10 सेकंड बस। जी, आप देखिए कि कैसे ये धोखा देते हैं। इन्होंने कहा कि हम रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। आपने 2 रुपए का भी सर्वे नहीं किया अभी तक। 2 रुपए का भी आपको बताएंगे क्या? हम आपको सीधा सर्वे करेंगे क्या? 6 महीने आपके जैसा फ्लाई ओवर बोल के स्काई ओवर बना नितिन जी, दिया। ऐसे में डिबेट नहीं होगा। ठीक है, आप डिबेट की गरिमा को खराब कर मैं गरिमा को खराब नहीं कर रहा। आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। मैं अच्छा, सत्य जनता का अच्छा, मुझे बाकी आप अपनी बारी में अश्विन जी, सत्य अश्विन जी रखिए। के साथ में ये ठीक है। झूठ बोलने वाला बजट अरे है। आप लोग लोगों को झूठे हैं, धोखा मैंने देने तो वाला कहा बजट सारे के है। अंधे। और उसकी सारे पोल के मैं सारे, खोल रहा आप सबको हूं। सब जगह इसीलिए हरा ही हरा नितिन जी को दिखता है। फिर से बीच ठीक है, में बोलना ठीक है, पड़ रहा ठीक है। है। अगर आप अश्विन जी, फिर से बीच में बोले तो यही लगेगा। ठीक है। अश्विन जी, आपसे आना चाहेंगे, चूंकि आप उद्योगपति वर्ग से हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बजट में अलग अलग एलोकेशंस किए गए हैं, आप लोग, क्योंकि इसे भरोसे का बजट बताया जा रहा था, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस बजट को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है वो काफी संतुलित बजट है और इसमें हर वर्ग का उन्होंने ख्याल रखा है। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत समय से लंबित मांगे थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, वो सीधा 10,000 6,500 से कर दिया गया है। उनका सहायिकाओं का जो है वो 5,000 कर दिया गया है। उसके अलावा जो ग्रामीण पटेल हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनका सबका ध्यान रखते हुए मानदेय बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की तरफ भी मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है और 101 आत्मानंद स्कूल खोलने की उन्होंने घोषणा की है। जहां तक उद्योगों से संबंधित मैं बात करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने जो औद्योगिक पार्क हैं, मतलब शहरी औद्योगिक पार्क के लिए भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा हुआ है। और उन्होंने जो ऐलान किया कि भी ग्रामीण औद्योगिक नीति बनेगी, इससे कि ग्रामीण जो है वो स्वावलंबी होंगे और ग्रामीणों तक जो है अपने आप आजीविका व्यापन करने के लिए उनके ऊपर एक रास्ता खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और स्किल डेवलपमेंट चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि उद्योगों को जब तक स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे तो वो उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने नवा रायपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की भी घोषणा की है और कुछ ITIs उन्होंने घोषणा की कि खोले जाएंगे। तो लगता यह है कि भाई उद्योगों से के अलावा विभिन्न वर्गों को, विभिन्न सेक्टरों को भी उन्होंने ध्यान रखा है। और उम्मीद करते हैं कि ये बजट अगर पूर्ण रूप से लागू होता है तो हमारा देश एक विकास की ओर गतिशील होगा। तो अश्विन गर्ग जी का ये कहना है कि एलोकेशंस बेहतर हैं, अच्छे हैं, अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, लेकिन जमीन पर बजट उतरता है तो इसके फायदे देखने को मिलेंगे। हमारे साथ में लखन चौधरी साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, लिहाजा उनके नजरिए से जानने की कोशिश करते हैं। लखन चौधरी साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बजट है, चूंकि इसमें राजस्व के संदर्भ में भी सीएम ने कहा है कि राजस्व की बढ़ोतरी हुई है, करीब 36% का उन्होंने जिक्र किया। तो बजट एलोकेशंस उसके आधार पर जो किए गए हैं तमाम अलग अलग वर्गों को देखते हुए, आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस बजट को लेकर? जी,
बिल्कुल, देखिए हितेश जी, बजट जो है संतुलित भी है और भरोसे का बजट जिसकी चर्चा पिछले जो है 3-4 दिनों से हम लोग कर रहे थे और देख रहे थे, तो भरोसे का बजट भी है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे शहरी चीज़ों की बात हो, चाहे उद्योग धंधों की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, देखिए तमाम वर्गों को साधने की कोशिश इसमें की गई है। एजुकेशन की बात 101 जो आपने कहा कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, तो वो छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखती है। अभी जिक्र हो रहा था कि नवा रायपुर से लेकर दुर्ग तक जो मिनी मेट्रो की जो बात हो रही थी, वो भी एक स्वागतीय कदम है और ये तो देखिए बहुत जरूरी कदम था। मैं तो बल्कि उसमें कहना चाहूँगा दुर्ग से लेकर उसको राजनांदगांव तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आज राजनांदगांव तक जो है चीज़ें जुड़ गई हैं। देखिए आर्थिक मुद्दों की बात हम कहते हैं कि राजस्व जो प्राप्ति है और राजस्व जो व्यय है, ये 2 दिन पहले जब आर्थिक समीक्षा विधानसभा में पेश की गई थी, उसी समय हमको ये पता चल गया था कि कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य की, छत्तीसगढ़ की विकास दर केंद्र की तुलना में बहुत अच्छी है, लगभग 1.5%। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। लखन जी, सारे मेहमान भी बने हुए हैं। ये इनको सब रेवड़ी लगता है, आम जनता को उपलब्ध कराना रेवड़ी लगता है। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, हालांकि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसके बाद उनको पूरी तरह से सुनेंगे। लखन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी हाँ, मैं कह रहा था कि सेवा क्षेत्र में भी हमारे राज्य की जो स्थिति है वो केंद्र के तुलना में अच्छी है। हालांकि सेवा क्षेत्र में थोड़ा सा और सरकार को काम करने की ज़रूरत है। जहां तक राजस्व व्यय की बात करते हैं, तो ये परसों ही हमको पता चल गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार का इस समय जो राजस्व प्राप्ति है वो लगभग 89,000 करोड़ से ऊपर का है और जो राजस्व व्यय जो निर्धारित किया गया है वो 88,000 और कुछ है। मतलब 701 करोड़ का सरप्लस बजट जो है आने की उम्मीद उस दिन जताई गई थी। तभी से ये लगने लग रहा था कि छत्तीसगढ़ का ये जो बजट होगा, देखिए निश्चित रूप से कि इस साल 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी बजट की संज्ञा जो है दी जा सकती है। लेकिन चुनावी बजट किसका नहीं था? केंद्र का भी बजट आप देखिए कितना चुनावी बजट था। तो चुनावी बजट होना, अंतिम बजट होने के कारण स्वाभाविक है। लेकिन समाज के जिस तरह से सभी वर्गों को, पिछले कुछ दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जिस तरह से हड़ताल कर रही थी, उनको जो है इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। जो विवाह कन्या मुख्यमंत्री योजना के तहत जो विवाह होता है उसकी जो राशि दुगुनी की गई है महंगाई को देखते हुए, ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह से मानदेय जो बढ़ाए गए हैं, जो बेरोजगारी भत्ते के लिए जो 2,500 रुपए का जो प्रावधान किया गया है, ये भी स्वागत योग्य है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बजट निश्चित रूप से भरोसे का बजट है, एक संतुलित बजट है। कुल मिलाकर अर्थशास्त्री है, उनका ये लगता है कि ये भरोसे का बजट है, संतुलित बजट है, तमाम अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। तमाम पैनल हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अलग अलग विषयों को लेकर क्या कुछ राय है। और जो बजट एलोकेशंस हुए हैं, इस बजट एलोकेशंस में खास तौर पर अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश भी की गई है। और जिस तरह से हम इसको लेकर भी जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन प्रतिक्रियाओं को भी ले रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एलोकेशंस हो गए, अब जमीन पर यह बजट किस तरह से उतर पाएगा। लगातार हमारी चर्चा यहां पर जारी है पूरे पैनल के साथ में। जो बजट पेश किया गया है, छत्तीसगढ़ का लेखा जोखा पेश किया गया है, भरोसे का बजट इसे बताया जा रहा था, चूंकि ये भूपेश कार्यकाल का आखिरी बजट है। इसी साल आखिर में चुनाव होने हैं और यही माना जा रहा था कि क्या ये लोक लुभावन बजट होगा। कुछ चुनावी घोषणाएं हो सकती हैं और बड़ी घोषणाएं की भी गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उसके अलावा 101 नए आत्मानंद स्कूल खोलने का ऐलान भी किया गया है। 4 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता जो एक प्रमुख वादा कांग्रेस पार्टी का था चुनाव से पहले, उसे पूरा करने का हाल ही में बात की गई थी, आज उसका ऐलान कर दिया गया। 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। नितिन भंसाली जी, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बजट एलोकेशंस खास तौर पर किए गए हैं एजुकेशन के सेक्टर में, जिसमें आत्मानंद स्कूल जो खोले गए हैं उसमें 101 नए स्कूल खोलने की बात हो रही है, 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है और अलग अलग इलाकों में मेडिकल कॉलेज,
ये जो समय अब अंतराल बचा हुआ है, ये जमीन पर योजना उतर पाए, घोषणा उतर पाए, इसके लिए भी कुछ प्रावधान? देखिए, ये जमीनी बजट ही है, वो केंद्र सरकार के जैसे वो हवा में उड़ने वाला बजट नहीं है। जमीन पे क्रियान्वयन होगा, आप देखिएगा। और आप लोगों ने देखा ही है, इन 4 वर्षों में सरकार ने जो कहा है वो किया है। हम तो उसी दिशा में इस वर्ष भी बिल्कुल एक्टिव है। 4 नए मेडिकल कॉलेज जहां खोले जा रहे हैं, उसमें देखिए आप हितेश जी कि मनेंद्रगढ़, गीदम, कवर्धा और जांजगीर। ये गीदम क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घोर नक्सलवाद इलाका कहा जाता था। आज वो सारे क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वहां पर अब हम शिक्षा की अलख जगाने जा रहे हैं और वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना, ये इस सरकार की मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब, किसान, शहरी विकास, हर वर्ग को इसमें महत्व दिया है। और ये बिल्कुल ही एक, जैसा कि कहा जाता है, भरोसे का बजट। तो भूपेश है तो भरोसा नहीं, पर भूपेश है तो पूर्ण विश्वास। ठीक है, भूपेश है तो भरोसा है। चिमनानी जी क्या कहेंगे, जो 4 मेडिकल कॉलेज खासतौर पर, जिसका, चलिए एक प्रतिक्रिया पहले सुन लेते हैं। आंगनबाड़ी का चाय का सबसे कमजोर, और उसके बाद हमारे जो मितानिन और कोटवार, पटेल, ये कमजोर आदमी है। इनको सबको देने का को चुने का बात किया। हमारे दंतेवाड़ा में गीदम में मेडिकल कॉलेज खोलेगा और ऐसी अन्य को जगह मेडिकल कॉलेज खोलेगा, रोड बनेगा, सड़क बनेंगे। 2023 में इसका कितना फायदा मिलेगा? हम लोग फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। जनता को दिए तो जनता तो देगा ना। जनता वोट देगी? देगा नहीं, आशीर्वाद देगी। वोट भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। अभी तो 71 सीट में हम लोग 80 सीट में जीते। लास्ट सवाल, विपक्ष कह रही कि झुंझुना वाला बजट है ये। इनके जैसा नहीं, इनके जैसे रोटी में जीएसटी, दूध में जीएसटी, लोहा में जीएसटी, और अभी केंद्र वाला है ना यहाँ का, बताइए। वो तो भारतीय जनता पार्टी है ना, एक ही तो लट्ठी पट्टी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासी लोग का पार्टी है, गरीब लोग का पार्टी है, पिछड़ा वर्ग का पार्टी है, किसान का पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने कहा है कि ये बजट जो है गरीब किसानों के लिए है और इसका फायदा 2023 में कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो चलिए, प्रतिक्रिया लगातार हमको मिल रही है और इन प्रतिक्रियाओं के बीच में ये तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और होली से पहले ही होली इन्होंने मना ली, चूंकि बड़ी मांग थी जिसे पूरा कर लिया गया है। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चिमनानी जी, मेरा सवाल मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में था, जिसको लेकर अभी कवासी लखमा को भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि गीदम जैसे इलाके में, बस्तर के गीदम जैसे इलाके में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये ऐलान करने वाली पार्टी है, करती कुछ नहीं है। 3 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को दे दिए, लेकिन 3 साल से लंबित है, उसका पैसा नहीं दे पाए लोग। जो मेडिकल कॉलेज की परमिशन आपको मिल गई, वो तो आपने अपने कार्यकाल में खोले नहीं। चुनाव के 6 महीना पहले आप बोलते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो ये जनता को बेवकूफ बनाना नहीं है तो और क्या है? मेरा तो, मैं देख रहा था कवासी जी को, उनसे एक प्रश्न होना चाहिए था। आप आबकारी मंत्री हैं, शराबबंदी का वादा था, क्या हुआ? उनसे ये जवाब अगर मिल जाता जनता को, तो ये निर्धारित करने में जनता को आसानी होती कि कांग्रेस कितनी सच्ची और कितनी झूठी पार्टी है। दूसरी चीज, ये जो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान हुआ है, मैंने अभी देखा कि उसमें 250 करोड़ रुपए का आवंटन है। यानी कि अप्रैल से अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है तो सितंबर तक ही दे पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो 6 महीनों में 250 करोड़ रुपए अगर आप बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए के हिसाब से देते हो, तो आप ये स्वयं मान रहे हो कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे बेरोजगार हैं जो पंजीकृत हैं, जिनकी। एक मिनट, प्रतिक्रिया मिल रही है, उसको सुन लेते हैं जी। दिए गए हैं, धान खरीदी से लेकर के आने समय में इसको विस्तार किया जाएगा। कृषि मजदूर न्याय योजना जो है उसका विस्तार किया गया है। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र में है, अब नगरीय क्षेत्रों में भी इसको शामिल किया गया है। पहले ही चरण में लगभग 5 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो जाएंगे। तो आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूँ, इस बजट से मेरे कृषि विभाग और सारे विभागों में विशेष रूप से इस बजट का लाभ मिलेगा। सर, हमने पूरा बजट देखा, आप लोगों ने उन वर्गों को ज्यादा फोकस किया जिसकी संख्या ज्यादा है। चाहे बात करें आंगनबाड़ी की, चाहे बात करें युवाओं की, जो आप लोगों ने 4 साल तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इस साल दिया है। तो इसको क्या माने कि 2023 के लिए था पूरा बजट? मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही गलत है।
बेरोजगारों के लिए देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की। लोग 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, आज तारीख तक इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी सर, आप 4 साल इंतजार करवा दिए सर। नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी इतना बात ऐसी गलत कैसे करेंगे कि वो घोषणा किए और 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिए। हमने अपने बेरोजगारों से कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब 2 साल 3 साल कोरोना काल में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। वित्तीय संसाधनों की स्थिति क्या थी? अभी हमारा वित्तीय संसाधन भी ठीक हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, हमने 1 रुपया भी कर नहीं लगाया, 1 रुपया भी ऋण नहीं लिया। अब हम सक्षम हो गए हैं, इसलिए अपने बेरोजगारों के हितों में 2500 रुपया महीना देने का निर्णय लिए हैं। सर, लास्ट सवाल, आपने कहा कि 2 साल बेरोजगारों को हम लोग भत्ता देंगे। बीजेपी का कहना है कि आपकी अवधि तो 6 महीना बची हुई कार्यकाल जो है, तो आखिर आप 2 साल कैसे देंगे? अब ये उनके जो अग्निवीर के 4 साल टाइप योजना नहीं है, उन्होंने बजट भाषण को पूरा नहीं सुना। 2 साल देंगे, उनकी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। मुझे लगता है बजट भाषण वो कम सुने हैं, झुंझुना बजट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको और क्या लगेगा। बजट भाषण जब मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे थे तो उनके चेहरे में रौनक थी कि क्या कर पाएंगे, और बजट भाषण जब मुख्यमंत्री जी समाप्त कर रहे थे तो बेचारे निराश होकर निकल रहे थे। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि उनके लिए बजट क्या है। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिन्होंने बताया कि कैसे कि 2023 में जो चुनाव होना है उसके लिए जो है सरकार ने पूरी तरीके से सभी वर्गों के लिए ये योजनाएं बनाई है, जिसका फायदा जो है लोगों को मिलेगा। कैमरामैन रमशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। ठीक है चिमनानी जी, आप चूंकि जब हम प्रतिक्रिया के लिए गए उस वक्त उसी में आप ये कह रहे थे खासतौर पे बेरोजगारी भत्ते को लेकर आपके उनका ये कहना है रविंद्र चौबे जी का कि जो इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी बेरोजगारों के लिए बहुत सारा ऐलान किया गया है, 8 साल से उस पर कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं, अब हम कर रहे हैं तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 6 महीनों के लिए ये प्रावधान है, 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और इसमें 3 कंडीशन मुख्यतः लगाई गई है बेरोजगारी भत्ते के लिए। पहली कि वो 12वीं पास होना चाहिए, दूसरी कि उनके परिवार की इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तीसरी कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो पोर्टल में उसका नाम होना चाहिए। यानी कि सरकार ने स्वयं ये मान लिया है कि 2 लाख ऐसे लोग हैं कम से कम जो रजिस्टर हैं, जो 12वीं पास हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से परिवार की कम है। तो बेरोजगारी न होने का जो दावा था उसकी पोल खुद इस बजट ने खोल दी है। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले बेरोजगार ही 2 लाख हैं तो इसके अलावा जो इस दायरे में नहीं है वो भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो इसका जवाब बड़ा तकनीकी तौर पर विषय में तकनीकी जो ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डूब मरना चाहिए इनको। मैं खुली बात करता हूँ, ये क्या डूब मरना चाहिए भाई इनके प्रधानमंत्री। अरे जवाब दे रहा हूँ भाई, पहले मैंने कहा डूब मरना चाहिए तो डूब मरिए आप मुख्यमंत्री अभिभाषण भाषण दे रहे थे जब विधानसभा में, तब तो आप लोग ज्ञान को तैयार नहीं थे। हंसाली जी जो फिगर्स रखें, इन 3 शर्तों से आपको क्या समस्या है? आपके प्रश्न में मैं बातें कर रहा हूँ कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जिन 3 जो हमने पूछा वो बताइए, जिन 3 शर्तों को रखा गया उसमें क्या समस्या चलिए बताइए। मैं ये पूछ रहा आपसे चाहता हूँ, बिल्कुल वैलिड है भाई, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वैलिड है। 2.5 लाख रुपए उसकी जो नहीं है नितिन जी, नहीं उनका सवाल ये है हंसाली जी, उनका सवाल ये है कि 250 करोड़ रुपए का एलोकेशन अगर इस बजट के इस प्रावधान के लिए, इस मद के लिए हुआ है, सितंबर तक आप दे पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। ये जो राशि एलोकेट की गई है इसको कैसे पूरी तरह से कर पाएंगे, वो सीधा सीधा सवाल ये है। और दूसरा ये कि उसमें जी नितिन जी ट्रेनिंग सेंटर के लिए क्या कहा था नितिन जी, बेरोजगारी भत्ता देकर इनको आजीवन बेरोजगार। अरे सवाल ये है ही नहीं, हम इनको, हमारा सवाल ये है ही नहीं रोजगार की दिशा में कैसे हम आगे काम कर सके। नितिन जी, छत्तीसगढ़ राज्य एक पहला राज्य है जहां पर रोजगार मिशन का ये सवाल नहीं है। आने वाले 10 सालों में टाइम बर्बाद मत करिए, 15 लाख लोगों को हमें नौकरी देनी है। आपने बैनर पोस्टर लगाए थे कि बेरोजगारी नहीं है छत्तीसगढ़ में, आपके बजट ने बता दिया कि 2 लाख बेरोजगार थे सन 2018 में, झूठ बोलने की माफी मांगो। जनता पार्टी की सरकार थी, और आज यदि 2 लाख आपका बजट का प्रोविजन बता रहा है तो 2 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं जो 12वीं पास है, जिनके परिवार की इनकम 2 लाख से कम है। अमित भाई अच्छे दिन आ गए, बार बार ये बोल देने से कुछ नहीं
विषय होगा। विषय विषय 2 विषय करोड़ हम युवाओं को छत्तीसगढ़, रोजगार अरे हम मिलेगा। छत्तीसगढ़, जवाब नहीं दे सक रहे हैं। हम छत्तीसगढ़, ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के बजट पे रहते हैं। बीच में टोक रहे हैं। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है, डिबेट को खराब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शिवराज जी प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लखन जी से मेरा सवाल, आंकड़े रखिए। ठीक है, लखन जी से मेरा सवाल, लखन जी से ठीक है, मेरा ठीक एक निवेदन है, और प्रश्न। मैं एक सवाल कर लूं। लखन जी से मेरा सवाल, लखन जी आपने अभी सुना प्रतिक्रिया इस तरह की कि कोई 1 रुपए का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, कहीं पर सरकार कर्ज नहीं लेने जा रही है, इस तरह की स्थिति हम लोग आ गए हैं। इससे पहले मैंने कहा भी कि राजस्व में 36% की बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा ये जो एलोकेशंस अलग अलग हुए हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? टैक्स लगाने का अधिकार अब राज्यों को है ही नहीं, तो उसको विषय बनाना नहीं चाहिए। इसलिए तो रोटी कपड़ा मकान सब पे टैक्स जीएसटी के बाद राज्यों को टैक्स लगाना ही नहीं जी, है। लखन जी, स्वागत है भाई। अभी जो है 3 दिन पहले मध्य प्रदेश का बजट आया था, उसमें भी 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लगा है। हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो बजट अभी लाया था उसमें भी तो 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया गया है जी। तो देखिए वहां भी वो आखिरी बजट था, चुनावी बजट है, तो निश्चित रूप से देखिए ये जो है अंतिम बजट होता है तो वहां पर इस तरह की चीजें जनता को देने के लिए की जाती हैं और सरकार के पास जब पर्याप्त मात्रा में राजस्व आ रहा है, राजस्व की प्राप्ति है, 701 करोड़ का सरप्लस जो है आर्थिक सर्वेक्षण में आया है, तो फिर नया टैक्स जो है नया कर क्यों लगाया जाए? तो निश्चित रूप से देखिए बजट में बहुत सारे जो प्रावधान किए गए हैं जिनकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का आपने जिक्र किया, तो ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके ऐसे सुदूर बस्तर और मनेंद्रगढ़ सरगुजा जैसे इलाकों में जो है मेडिकल कॉलेज का खुलना स्वागत योग्य है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी भी है सरकार की और आज की तारीख में समस्या भी है। तो ये एक अच्छी पहल है। और 2-3 और चीजें हितेश जी मैं कहना चाहूंगा। एक तो 97 नवीन अपना के लिए भी सरकार ने 23 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये जो जिस तरह से जो न्यायालयीन प्रकरण जिस तरह से छोटे छोटे जगहों में, कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये एक अच्छा कदम है। झीरम में एक स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। तो खेल को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में पहले भी प्रयास हुए हैं। देखिए भाजपा सरकार ने भी प्रयास किया था, गीदम में एक बहुत अच्छा जो है स्कूल की स्थापना की थी और मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। ऐसा नहीं कि भाजपा ने भी काम नहीं किया है, तो इस सरकार ने भी उस जो है उस निरंतरता को जारी रखा है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। नवा रायपुर में कमर्शियल हब बनाने के लिए जिसकी मांग हमेशा की जाती रहती है कि उसके कारण बसाहट बढ़ेगी नवा रायपुर में, तो ये भी एक अच्छा प्रावधान है। फिर एक और जो है इसके साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि राज्य रिसर्च फेलो योजना जो शुरू करने के लिए सरकार ने पहल की है कि रिसर्च ठीक है लखन जी, यहाँ पर एक सवाल जो इस पैनल के जरिए उठा, वो सवाल मेरा ये है किस तरह ये एलोकेशंस तो हो गए, उसको अनुसंधान एलोकेशंस तो हो गए अलग अलग मद में, क्या इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि एलोकेशंस जमीन पर उतर पाएंगे? इस तरह की स्थितियों में सरकार आपको नजर आती है, जो कि आप अर्थव्यवस्था के जानकार हैं जी, इसमें इस लिहाज से जानना चाहूंगा कि ये जो घोषणाएं हुई हैं क्या ये जमीन पर उतर पाए? इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं नजर आती हैं आपको? जी जी देखिए ये एक्यूरेट में उतरेगी ऐसा कोई जो है उम्मीद नहीं करता और ऐसा उम्मीद हमको करना भी नहीं चाहिए। जनता भी जानती है कि 6 महीने का समय जो है सरकार के पास है, तो 6 महीने में जितना कुछ सरकार करेगी, लेकिन नई सरकार आएगी, चाहे वो कांग्रेस की आए चाहे भाजपा की आए, जो नीतियां जब एक बार बन जाती हैं, बजट में घोषणाएं जब एक बार आ जाती हैं, तो उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। भाजपा ने भी 15 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की थी और उनका काम हुआ था। अभी देखिए कि सड़कों की बात होती है, टाटीबंध में जो है हम लोग अभी किस तरह से सैकड़ों लोगों की जाने गई है। टाटीबंध जो है राज्य बनने के 23 साल बाद जो है नहीं बन पाया, तो ये जो पहले से क्यों नहीं हुई है? तो बजट में घोषणाएं जो होती हैं वो भविष्य को देखकर की जाती है। ये काम है कि सरकार का उसको फॉलो अप करना और नई सरकार, ये सरकार जो है उसको करेगी आगे आने वाले दिनों में। हुए हैं कांग्रेस के शासन में। ठीक है चिमन जी, मैं आ रहा हूं, इसी सवाल से शुरू करेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। होती है उसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यह मुख्य रूप से जो बजट है गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था, हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में अब धन के कटोरे के रूप में परिवर्तित किया है। बजट एक नज़र में आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल कुल आय 1,04,000 करोड़ था,
अब बढ़ के 2023-24 का बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ का। व्यय पिछले साल 1,04,000 करोड़, वहीं अनुमानित जो 2023-24 का 1,21,500 करोड़। राजस्व व्यय पिछले समय 88,372 करोड़, जिसमें पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़, और इस वर्ष 102 करोड़ 1,02,501 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 18,660 करोड़। राजस्व अधिक 2022-23 में 702 करोड़ था, इस साल 3,500 करोड़ अनुमानित है। सकल वित्तीय घाटा पिछले वर्ष 14,600 था, इस वर्ष 15,200 करोड़। आर्थिक स्थिति स्थिर भाव पर 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7% की वृद्धि की तुलना में अधिक है। 2022-23 के स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93% की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि, सेवा के क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में ही राज्य की वृद्धि दर केंद्र सरकार से अधिक अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 4,06,416 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4,57,608 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% अधिक है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93% अधिक है। बजट का जो मुख्य आकर्षण है, मैं पहले ही कहा था, ये धान का कटोरा अब धन के कटोरे के रूप में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 6,800 करोड़ का प्रावधान है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना, जिसमें नौजवानों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। निराश्रित बेरोजगार, निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है वो 500 रुपये प्रति माह की जाएगी। नगरीय क्षेत्र के अधोसंरचना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी, उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मनेंद्रगढ़, गिदम, चांपा जांजगीर, कबीरधाम में नए 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही और उसको ध्यान में रखते हुए कोरबा पश्चिम नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी, जिसमें बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, जिसमें 38 करोड़ का प्रावधान है। स्वामी आत्माराम अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 101 स्कूल नए खोले जाएंगे, उसके लिए 870 करोड़। और लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रावधान जो नया राजधानी से दुर्ग तक के। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। मितानिन बहनों को पूर्व में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद में से 2,200 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपये को बढ़ाकर 3,000, 3,375 रुपये को बढ़ाकर 4,500 रुपया और 4,550 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपया एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह।
पटेल को मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाकर 3,000 रुपया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूल में दोपहर में जो भोजन बनाते हैं रसोइया, उसको 1,500 बढ़ाकर 1,800 रुपया। और स्वच्छता कर्मियों को मानदेय 2,500 बढ़ाकर 2,800 रुपया प्रति माह, जो विद्यालय में स्वच्छता कर्मी थे। होमगार्ड के जवानों को न्यूनतम 6,300 रुपया 6,300 रुपये से अधिकतम 6,420 रुपया प्रति माह की वृद्धि होगी। और स्वावलंबी गौठानों के संचालन हेतु जो गौठान अब स्वावलंबी हो गए हैं, मतलब हमारे यहाँ 9,000 अधिक गौठान संचालित हैं, उसमें 5,000 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। तो वो जो स्वावलंबी हुए गौठान हैं, उसके जो गौठान के जो अध्यक्ष हैं उसको 750 रुपया और जो अशासकीय सदस्य हैं उसको 500 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। पत्रकारों की निजी आवास के सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के जो आवास ऋण हैं उसके ब्याज अनुदान हेतु बजट में भी प्रावधान किया गया। आप लोगों को भी ध्यान रखा गया है। वैसे बहुत सारे जो कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। जल संसाधन है, उपभोक्ता संरक्षण है, और जो पीडीएस के जो डीलर हैं उसके लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग में भी उसको मजबूती करने के लिए भी, चाहे उसके भवन बनाने के लिए हो, चाहे सेटअप के लिए भी प्रावधान किया गया है। और सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरा है, जो आश्रम छात्रावास बनेंगे उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो राजिम माघी पुन्नी मेला है उसके लिए भी 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया। नया जो मेला ग्राउंड है वहाँ जो बनेगा उसके लिए। और छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना, बहुत सारे लोग बाबा धाम जाते हैं, कोई और अन्य जगह जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो वहाँ उन जगहों में भी आवास बनाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोग जाएं तो वहाँ उनके निवास की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,238 करोड़ का प्रावधान है। सड़क के लिए भी 500 करोड़ का है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना। संधारण हेतु अभी तक के संधारण के लिए राशि रखी नहीं जाती थी, पहली बार है इसमें 500 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की। जो पहले बने थे सड़क अब खराब हो गए हैं तो उसके संधारण के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे सीसी रोड बनने के कारण से वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने का लिए प्रावधान हमने किया है। और अभी बस्तर में या जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ हम लोगों ने 10,000 रुपया प्रति पंचायत को हमने 10,000 5,000 10,000 रुपया 10,000 रुपया प्रति पंचायत को कोई भी त्यौहार जैसे मनाते हैं तो उसके लिए हमने सहयोग राशि की व्यवस्था की थी। तो मैदानी हिस्से में भी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि दोनों के लिए व्यवस्था की है, उधर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो बजट में एलोकेशंस किए गए हैं उसी की कमोबेश जानकारी वो दे रहे थे। हम यहाँ पर चर्चा उस बजट को लेकर लगातार कर रहे हैं कि जो प्रावधान अलग अलग सेक्टर्स के लिए किए गए हैं उसके लिए क्या है। और जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तब भी लगातार बात हो रही थी अलग अलग प्रावधानों को लेकर ही। चिमनानी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान के कटोरे को हमने धन का कटोरा बना दिया है और इस तरह से ये एक शानदार बजट पेश किया गया। क्या प्रतिक्रिया संक्षेप में रखिएगा? देखिए, धान के लिए जो राशि राज्य की सरकार किसानों को देती है उस धान को खरीदकर, धान से बने हुए चावल को खरीदकर केंद्र एक बहुत बड़ी राशि देती है। तो केंद्र का एक बहुत बड़ा रोल है इस खरीदी में। अभी तक लगभग 4 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रदेश से धान से बने हुए चावल से खरीद कर केंद्र ने दिया है, और जिसमें राज्य अपने पेटे से केवल 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर पाया है, लेकिन केंद्र ने 65,000 करोड़ दिया। अभी ये जो 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड
एक कायम करने का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, उसमें से 92 लाख मीट्रिक टन धान से बने हुए चावल को केंद्र ने खरीदा। और ये बताना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि जो बार बार कंपेयर कर रहे थे अपने आप को कि हमारी जो जीएसडीपी है वो देश की जीडीपी से अच्छी है और सर्विस सेक्टर में भी हम देश से अच्छे हैं, आप बता रहे हैं तो आखिर पूरे बताएं कि प्रति व्यक्ति आय जो देश में 9 सालों में दोगुनी हो गई और जो भाजपा के शासन में 15 वर्षों में लगातार 18% से बढ़ती थी, जब राज्य एक बीमारू राज्य था, तब संसाधन नहीं थे, केवल 9,000 करोड़ का बजट था, केंद्र कोई मदद करता नहीं था, लेकिन आज केंद्र आपको 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देता है, 18% का ग्रोथ पिछली सरकार देकर के गई है, तो आप प्रति व्यक्ति आय में 10% का ग्रोथ दे रहे हो और उसको आप उपलब्धि बता रहे हो और उसको आप बजट भाषण में बता नहीं रहे हो, आप जीडीपी और जीएसडीपी को कंपेयर कर रहे हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास है, लेकिन जनता बेवकूफ बनती नहीं। बंसाली जी, मतलब कुल मिलाकर जीडीपी को लेकर भी, जीडीपी के आंकड़े को लेकर भी कहा कि केंद्र में जो जीडीपी है उससे ज्यादा इस वक्त राज्य की जीडीपी है, उसको लेकर भी करें। जी बंसाली क्या है, ये अभी भी रमन का चश्मा पहनकर ही ये बातें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक भी तो तथ्य दे दो 1 घंटे में। दे रहा हूं ना भाई, राजनीतिक बयानबाजी। अरे दे रहा हूं मारो रमन का चश्मा, देखो मैं तथ्यों पे सवाल कर रहा हूं तो जवाब दो। अच्छा तथ्य दे रहे हैं, तथ्य, अच्छा तथ्य, ठीक है, तथ्य दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी, ठीक है, तथ्य दे रहे हैं, हाँ तथ्य जी, तथ्य छत्तीसगढ़, अरे सुनोगे यार, विकास यदि छत्तीसगढ़ में हुआ है तो ये देखिए, ये जो केंद्रीय स्तर पर जो देखा जाता है कि गरीब जो है वो तेजी से गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो तेजी से अमीर हो रहा है। छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा में जो आंकड़े बढ़े या गरीबी जो बढ़ी है इनके शासन काल में बढ़ी। आज मैं ये कहूं कि प्रति व्यक्ति आय 10.3% बढ़ी है, ये खुद बोल रहे हैं ना बढ़ी है, पर आप ये देखिए कि बिल्कुल समानांतर विकास हुआ है, किसी एक व्यक्ति का ऐसा नहीं है। कोविड काल में सारा देश जो है उद्योग बंद हो रहे थे, व्यापार में लॉस हो रहा था और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां अंबानी और अडानी की बढ़ रही है। समानांतर विकास चीजें जो है, जब आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तुलना कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय की तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा, अगर पुरानी सरकार ने प्रति व्यक्ति आय 15% बढ़ाई तो आपने 10 क्यों बढ़ाई? सवाल ये, अरे भाई कुछ तो आंकड़ा दीजिए ना यार, आंकड़ा दो ना भाई। निर्णय जो बजट 10% आप बढ़ा रहे हो, 18 को पुरानी बढ़ा के गई भाई, तो क्या विकास किया आपने? क्या लोगों का भला किया? उनकी आय तो आपने कम कर दी। और चलिए अश्विन जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलता हूं। अश्विन जी, मैं आपसे चाहूंगा कि उद्योगपति वर्ग के संदर्भ में आपने कहा कि एलोकेशंस तो बहुत अच्छे हुए हैं, सीधे सीधे अगर घोषणाएं नहीं हुई हैं तो लेकिन कई सारी छोटी छोटी ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो कम से कम इस वर्ग को प्रभावित करता है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर जो अलग अलग जगहों पर प्रसंस्करण की बात कही गई है, नवा रायपुर में एक यूनिट खोलने की बात की गई, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रयास इस बजट में मुख्यमंत्री जी का दिख रहा है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के जेब में पैसा जाए, और ये जो पैसा जो जाएगा या जो पिछले कोविड काल में भी जो गया था, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ में कोविड काल के दौरान भी हमारा विकास जो है वो रुका नहीं था। तो अगर ये पैसा अगर आदमी के जेब में, गरीब आदमियों के जेब में जाएगा तो घूम फिर के ये वापस बाजार में आएगा, इससे हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। दूसरा जो अभी मैं देख रहा था, सीएम साहब ने घोषणा की है कि भाई उद्योगों के लिए बिजली विद्युत जो है बहुत जरूरी चीज है, और हमारे राज्य में पिछले कुछ सालों से जो है कोई नए पावर प्लांट नहीं डले हैं, बट इस बजट में उन्होंने कुछ प्रोविजन किया है कि कोरबा पश्चिम में शायद एक प्लांट डलेगा, बट उसमें डलने में अभी काफी समय लगेगा। और आज जो हमारी विद्युत की मांग है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और आज हम सरप्लस स्टेट के रूप में कहीं भी नहीं टिक रहे हैं। तो अगर हम विद्युत का बहुत जल्दी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे प्रदेश में विद्युत संकट गहरा सकता है। सहायिकाओं का जिक्र किया, प्रतिक्रिया हमारे पास में आ रही है कर्मचारियों के संदर्भ में भी कि कर्मचारी नाराज हैं, निराश हैं, क्योंकि नियमितीकरण संबंधी योजनाएं की मांग लगातार उनकी तरफ चल रही थी, वेतन बढ़ोतरी की मांग भी वो कर रहे थे, और उस दिशा में कुछ काम हुए नहीं, कुछ ऐलान हुए नहीं है, नाराजगी इस वर्ग से आ रही है। इसको लेकर किस तरह से देखिए, इस विषय में जो है राज्य सरकार की कमेटियां बनी है, कमेटियां इस पर काम कर रही है और कमेटियों की सिफारिशें आनी बाकी है। जैसे ही कमेटियों की जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट आने के बाद जो है बिल्कुल उनके हित में निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा है वो किया है। इस विषय में बिल्कुल कर्मचारी भाइयों को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार बिल्कुल उनके साथ है, और जो भी निर्णय होंगे
देखिए बजट जो है बीच में अनुपूरक बजट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा नहीं है कि निराशा हो, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं, सारे लोगों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है और यदि कहीं पर कोई निराशा होगी तो उस निराशा को दूर किया जाए। जी चिमनानी जी, आपने बजट प्रस्तुत करने से पहले अखबारों में इश्तिहार दिया भरोसे का बजट, आज बजट प्रस्तुत हुआ उसको आप ऐतिहासिक बता रहे हैं और फिर उसमें प्रोविजन नहीं है तो कहते हैं अनुपूरक लाएंगे, चुनाव में 6 महीना बचा हुआ है। मतलब आपने बजट खुद सोच समझ के नहीं बताया, जिसको आपके नेता आप ऐतिहासिक बता रहे हैं, अखबारों के इश्तिहारों में आपने ऐतिहासिक है इसलिए दिख रहा है कि आपके नेताओं के चेहरे उठे हुए हैं। अरे आपके नेताओं के विधानसभा से निकलते समय चेहरे का रंग उड़ा है। आपको मालूम है नितिन जी अनुपूरक बजट क्यों आता है, आप बताइए, आपको जानकारी होगी। जब कोई चीज को भाई साहब यदि बीच में लागू करनी हो तो उसके लिए बजट के प्रावधान, जो प्रोविजन के अलॉटमेंट, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मतलब बताता हूँ अब मैं, जो प्रोविजन अगर आपने 10 रुपए का किया है उसके लिए आपको 15 रुपए की जरूरत है तो 5 रुपए का एक्स्ट्रा करिए, जो बोले सबके लिए ऐसा नहीं चलेगा। जिसके लिए आपने प्रावधान किया ही नहीं उसके लिए अनुपूरक नहीं आता, पहले पता करो अनुपूरक क्यों आता है, 15 वर्षों में किया नहीं, सारे करने जा रहे हैं ठीक है चिमनानी जी, ठीक है चिमनानी जी, जो मुख्य रूप से घोषणाएं हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में हो, बेरोजगारों को लेकर हमने लगातार चर्चा करी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10,000 रुपए उसको कर दिया गया है, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत जो रसोई काम करते हैं उनके मानदेय को बढ़ाकर 1,800 रुपए कर दिया गया है, ग्राम पटेल को 2,000 मिलते थे उसको बढ़ाकर 3,000 कर दिए, स्कूल सफाई कर्मचारियों को 2,800 रुपए मिलेगा, निराश्रित पेंशन 350 थी उससे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। ये जो छोटे छोटे वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं पॉलिटिकली, अगर इससे 2023 के चुनाव से संबंध जोड़ के देखें, क्या आप इसे चुनौती मानते हैं? हमको कोई दिक्कत नहीं है जो ये प्रोविजन है, अरे उनके हित में तो थैंक यू बोल दो। बजट को एक विजन डॉक्यूमेंट मानते हैं, प्रदेश की दशा और दिशा उससे तय होती है और बजट का किसी भी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र से मेल खाना जरूरी है। घोषणा पत्र करते हो 20 लाख के मुफ्त इलाज का, इसमें तो 2 रुपए की बात आपने नहीं कही, संपत्ति कर वो योजना है तो सब संचालित है। ठीक है ये पूरी डिबेट में ऐसे ही करते रहे, आप अपनी बात रखिए। देखिए आपने संपत्ति कर माफ का वादा किया, 4 साल पब्लिक ने इंतजार किया, अरे अभी तो कम से कम कर देते, 6 महीने के लिए राहत दे देते, आपने नहीं किया। आप 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा करके आए थे, राहुल गांधी अन्य प्रदेशों में जाकर के भाषण देते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में टमाटर की फैक्ट्री लगी है, केचप बनता है और 100 करोड़ का यहाँ पर 100 करोड़ का टमाटर फेंका जा रहा है, उठते जाते सब जगह गांधी नजर आते, झूठ बोलते हो। ए भाई टमाटर की स्थिति पूरे देश में खराब है, पूरे देश में टमाटर की जो है खपत कर उससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, बीजेपी वालों की पूरे देश की हालत है। राहुल गांधी की इज्जत रखो, वो जो बोल रहा है वो करो। अरे आप मोदी की इज्जत रखो, अरे करो ना, राहुल गांधी की इज्जत रखी है, ठीक है अगले बार जब आप लोग अपने मोदी की इज्जत रखो, सरकार चलाएंगे, अच्छे दिन आ गए मोदी जी की सारी योजना भाई ठीक है हमारे साथ ठीक है हमारे पहले सोचो तो सही भाई, जनता देख रही है। ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त मितुल कोठारी जुड़ गए हैं जो कि कृषि के जानकार हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी राय समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो एलोकेशंस किए गए हैं। मितुल कोठारी जी क्या कहेंगे बजट को देखकर और खासतौर पर कृषि क्षेत्र में जो एलोकेशंस किए गए हैं उसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी नमस्कार। कृषि के क्षेत्र में 6,800 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्रावधान किया गया है, जो बहुत सुखद है। लगभग 32 लाख किसान परिवारों के हिसाब से मैं लगाऊं तो 2,200 रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष का ये मानदेय मिलेगा या किसानों को सम्मान राशि दी जाएगी। लेकिन साथ में ही इस शासन का एक और कृषि क्षेत्र से चूंकि मैं हूँ, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी थी कि 3,000 किसानों के खाते से ABCD नाम से प्रधानमंत्री कृषि आवास की राशि निकाल ली गई थी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि ABCD के नाम से सरगुजा के किसानों की अखबार में आया था, दैनिक भास्कर में 3 दिन पहले। तो 3,000 किसानों का ये लाभ से वंचित रह गए। तो इस प्रकार से शासन को ये भी देखना है कि यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिल रहा है और साथ में ये भी दे रहे हैं तो निश्चित प्रदेश के किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक वो राशि पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार किसी के खाते से राशि गायब नहीं होनी चाहिए और ये बड़ा सराहनीय कार्य किया है 6,800 करोड़ का जो प्रावधान किया है। और साथ ही अभी जो प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसान हैं जिनके पंप सरकार पंप में सब्सिडी दे रही, इसके लिए सरकार का धन्यवाद।
लेकिन जो 2 लाख से अधिक किसान है जिनके पंप अभी भी टेम्परेरी कनेक्शन में है, तो किसान कृषि विभाग को और बिजली विभाग को आपस में समन्वय रखना चाहिए। जब तक उनका कनेक्शन परमानेंट नहीं होगा तो उनको वो छूट की राशि प्राप्त नहीं होगी। तो उसके कारण एक तरफ तो सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि किसानों को पंप में सब्सिडी अनुदान दे रही है, बिजली बिल बहुत कम हो रहा है उनका, लेकिन हकीकत ये है कि 2 लाख किसानों को उसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। और वो सिर्फ इसी क्योंकि उनका टेम्परेरी कनेक्शन है जो परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये परमानेंट कनेक्शन करना टेम्परेरी को बहुत छोटी सी चीज है सरकार के लिए। ये 2 लाख लोगों को परमानेंट कनेक्शन कर दे तो उसका भी लाभ उन्हें मिलने लगेगा। यही मेरा कृषि क्षेत्र में कहना था। जी मितुल जी, इसके अलावा धमधा में एक बीज प्रसंस्करण केंद्र खोलने की बात कही गई है। राजनांदगांव और रायगढ़ में नए उर्वरक प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा मिलने वाला है? जी निश्चित इसका फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि उर्वरक का जो टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग का है काम केंद्र सरकार का है और उससे बहुत बड़ा बजट सरकार को, सभी राज्यों की सरकारों को आता है। और किसानों की एक बार उर्वरक की जांच हो जाए तो उसके बाद जो उनसे प्राप्त रिपोर्ट है उसके आधार पर किसान खाद डालता है, तो किसान का कॉस्ट भी कम होता है और साथ ही सही मात्रा में सही खाद डलती है। लेकिन ये सारे केंद्र जो से आज मैंने देखा रीपा करके जो योजना है उसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खुलेंगे। तो ये अभी बहुत अति आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को जितना बढ़ावा देंगे, क्योंकि आज ये प्रदेश की कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश का किसान जो है खाली अगर मैं धान और चने की फसलें छोड़ दूं तो बाकी फसलों का विक्रय करने में असक्षम है और नहीं उनका रकबा इतना बड़ा है कि वो मार्केटिंग कर ले बाहर जाके। छोटे छोटे किसान हैं तो नजदीक में कहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग हो सकती है। तो एक फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट इनके घोषणा पत्र में थी, ये भी इनको हमारा आग्रह है कि सरकार को जल्द से जल्द चालू करवानी चाहिए। और ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ ये जो चीजें हो रही है, जो उर्वरक जांच और सॉइल टेस्टिंग, उसका फायदा मिलेगा। अश्विन जी, जो बात यहाँ पर रीपा के संदर्भ में है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, इसको शहरी क्षेत्रों में भी खोलने की बात कही गई है, इसको आप किस तरह से संभावना के रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये अगर खुलता है तो बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि हमने पहले भी कई बार डिमांड किया है कि जो जमीनें सरकार के पास खाली पड़ी है छोटे छोटे एरिया की, उसको सरकार को अधिकृत करके और उसमें छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए। तो जिससे ग्रामीण जो क्षेत्र है, जैसे अभी कोठारी जी कह रहे थे कि वहाँ के किसानों को के लिए एक बहुत बड़ा ये उपलब्धि होगी कि अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट डलते हैं तो उनकी उपज वहाँ पे जो है इस्तेमाल की जा सकती है। तो इससे हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और हमारे आने वाले समय में जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की जो वनोपज हमारे यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में, उसके संग्रहण के लिए और उसके लिए भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक प्रयास हो सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार अलग अलग एलोकेशंस के संदर्भ में हम बात कर रहे चाह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा नितिन जी, मैंने जो सवाल यहाँ पर किया था चिमनानी जी से, कमोबेश वही चीज आपसे कि जाहिर तौर पर जब ये घोषणाएं की गई हैं, जब ये बजट तैयार किया जा रहा था, 2023 भी कहीं ना कहीं जहन में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और सारी पार्टियां करती हैं। चाहे मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी जो बजट आया वहां पर भी इन सब चीजों को लेकर था। अब आप इसको 2023 के संदर्भ में किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भरोसे का बजट है, विश्वास का बजट है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागजों में भारतीय जनता पार्टी का जैसा होता था वैसा बजट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरातल पर इस बजट पर 1 अप्रैल से क्रियान्वयन भी शुरू हो जाएगा और वो नजर भी आएगा आपको, क्योंकि निश्चित तौर पर 4 साल का रिपोर्ट कार्ड तो अरे भाई 4 साल का रिपोर्ट कार्ड तो मिल गया, 5 उपचुनाव हार गए, मालूम है आपको, एक चुनाव नहीं जीते, चाहे नगरीय पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा के उपचुनाव हो, चुनाव तो जीते नहीं। यही होती है, यही होता है जन आशीर्वाद, यही होता है रिपोर्ट कार्ड, लगातार हमें आशीर्वाद दे रही है। अरे आप लोग भैया अपने 14 बचे 4 साल के बजट में 14 भी नहीं बचे, लगभग 22 से 23,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधानसभा वो खर्चा ही नहीं कर पाई सरकार। इस बार महालेखाकार ने इसमें तीखी, अरे महालेखाकार की टिप्पणियां निकालूंगा ना, 15 सालों की पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। आप खर्चा नहीं कर पाए, इतने ऑब्जेक्शन लगे महालेखाकार के, आपको पता है भाई साहब, आप लोगों को 15 साल सरकार चलाने के बाद मुझे ब्रेक लेना जल्दी, फ्रस्ट्रेशन में जनता पार्टी, सिर्फ 10 सेकंड जी।
इनकी घोषणाएं ऐसी हैं कि जब चांद में हम जाएंगे तो नितिन जी की पहली दुकान वहां खुलेगी। कुछ होने वाला नहीं है, सूरज में जाने कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, और जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे थे, इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें कि बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों ने बजट को निराशाजनक बताया है। नियमितीकरण, वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान इस बजट में नहीं है, जिसकी उम्मीद सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। बजट में वेतन विसंगति पर भी चर्चा नहीं की गई है, लिहाजा कर्मचारी वर्ग नाराज है और कर्मचारी वर्गों ने कहा है कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे। और इस पर अब से कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पत्रकारों ने सीएम से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आंदोलन करने का हक सभी को है, सभी अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी नाराजगी सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम लगातार आंगनबाड़ी कर्मचारियों की खुशी की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी जिस तरह से निकल के सामने आ रही हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं। बहरहाल अब चूंकि हम इस लगातार डिबेट कर रहे हैं और उसके आखिरी चरण में पहुंचे, तो एक बार फटाफट प्रतिक्रिया इस तरह के ले लेते हैं कि बजट को लेकर ओवरऑल क्या कुछ राय रखते हैं। अश्विन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओवरऑल बजट जो रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल बजट संतुलित है। हमारा ये कहना है कि जो बजट में प्रोविजंस दिए गए हैं वो सही समय पर लागू किए जाने चाहिए, जिसका रिजल्ट हमको इलेक्शन के पहले दिखना चाहिए। तभी ये बजट जो है वो हमारे लिए एक लाभकारी बजट सिद्ध होगा। और आपने जैसे नंबर वाली बात कही, तो नंबर वाली बात, चूंकि हम उद्योगपति है तो बहुत ज्यादा नंबर वाली बात हम लोग वो नहीं रहते, वाकिफ नहीं रखते हैं। बट फिर भी मैं 10 में से इसको 7 नंबर जरूर दूंगा। जी, मितुल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे ओवरऑल बजट को लेकर? सिर्फ कृषि वर्ग के अलावा भी पूरे अलग अलग एलोकेशंस की बात करें उनको। चलो, उनसे संपर्क में कट गया है। चिमनानी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे ओवरऑल इस बजट को लेकर? देखिए, ये और मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ साथ चूंकि आप सीए भी हैं, चूंकि आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं, उस लिहाज से भी जाना चाहूंगा। मैंने इसीलिए प्रयास किया कि मैं अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखूं। मेरा तो प्रश्न अभी भी रहेगा कि ऐसा कौन सा इसमें प्रावधान है जो रोजगार के साधन बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो 4 साल का इस सरकार का रिकॉर्ड है कि पूंजीगत व्यय के लिए अभी जैसे 15,000 करोड़ का प्रावधान है, पहले तो 17,000 करोड़ का प्रावधान भी था, लेकिन खर्चा कितना हुआ? 8,000 करोड़, 7,000 करोड़। मतलब आप जितना प्रावधान कर रहे हो उसकी आधी राशि आप खर्च कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे होगा? दूसरा, आपने 4 साल लगा दिए, आप गड्ढे नहीं पाट पाए, अब आप चुनाव के 6 महीने पहले बोलते हो कि हम मेट्रो रेल चलाएंगे, तो लोग आप पे हंसेंगे। ये इस प्रकार की घोषणाएं इन्होंने कर दी हैं कि जनता को ये मालूम पड़ गया कि ये झुंझुना है, ये पूरी नहीं होने वाली। और एक बात पुनः कहना चाहता हूं जो बार बार सत्यापित हो गई कि कांग्रेस जो पुराने वादे करके आई थी उससे वो मुकर गई। ठीक है, इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये आया क्योंकि पीएम आवास को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं, पूर्व मंत्री भी सवाल खड़े कर रहे थे कि इस बजट में पीएम आवास को लेकर कोई बात नहीं की गई है, चूंकि जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही है। उसको लेकर अपडेट ये कि पीएम आवास के लिए भी सीएम का ये कहना है कि हमने बजट में प्रावधान किया है, हम 1 अप्रैल से खुद ही पीएम आवास के लिए सर्वे करने जा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, हमने आवास का मुद्दा खत्म कर दिया है, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी कर दी है। ये उनकी प्रतिक्रिया। नितिन बंसाली जी, आप जानना चाहेंगे इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया फाइनल ओवरऑल? देखिए, संतुलित बजट है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, माताएं हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो। पहली बारी में भी यही बोले थे, स्क्रिप्टेड बयान आप सभी। अरे भाई, तो कौन सा प्रावधान है ये तो मेरे बताओ बोलने भाई। से आपको तकलीफ क्या है? अरे जब वो बजट संतुलित है और मैं यदि कह रहा हूँ कि बजट जो है वो जन लोग कल्याणकारी प्रावधान युवाओं के प्रावधान, आप समस्या क्या है? समय कम आप लोग लाभ भी लोगे। कितने लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चिल्ला रहे हैं? ठीक है, सब चले संक्षेप में। इनके नेता धान भी बेचते, कौन सा प्रावधान इनके नेता मोबाइल भी बेचते, इनके कौन सा प्रावधान आपका महिला हितैषी है? उसके बाद यहाँ कौन सा प्रावधान बुजुर्ग हितैषी है? प्रावधान तो बताओ, खाली हितैषी रट। चलिए, कुल मिलाकर हमने लगातार 1 घंटे से ऊपर की इस डिबेट में तमाम अलग अलग वर्गों से उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश की। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इसे भरोसे का बजट बताया जा रहा था, बजट पेश कर दिया गया है,
कई घोषणाएं की गई हैं जो जाहिर तौर पर लोक लुभावन कही जाएंगी और अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश भी की गई। हालांकि कर्मचारी नाराज बताए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जिस तरह से पैनल में जो लोग जुड़े, सभी ने कहा कि बजट में तमाम अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये भरोसे का बजट नहीं है बल्कि भरोसे तोड़ने का बजट है। बहरहाल 2023 के संदर्भ में यह बजट सामने रखा गया है। जाहिर सी बात है कि इसके आने वाले समय में और क्या क्या जमीन पर इसका असर देखने को मिलेगा, इस पर भी IBC 24 की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।